कि बच्चों की बोल्डिंग वाली बात तो बाद में आई। उन्होंने पहले पहले तो ये देखा गाँव में जो शहरों में जो साधु रहते थे, जो साधु लोग रहते थे, राम राम माला पहनते थे, उनके जो स्थान थे वहाँ भी कोई ज़्यादा छप्पर वप्पर नहीं थे, परंतु उनके पास पानी का होद या ऐसी कोई व्यवस्था छोटी मोटी होती थी। तो उन साधुओं को कहा, नागौर में भी जो किसान छात्रावास वो साधु की बगीची थी, जोधपुर में भी रामगढ़ी छात्रावास है जो लोग जानते हैं, ऊपर पहाड़ी पर साधु का स्थान था और बगीची थी, वो साधुओं का स्थान था पूरा ही। तो वहाँ साधुओं से कहा कि ये बच्चे जो है मैं लाया हूँ और आपका सारा काम करेंगे, लकड़ियाँ बीन के लाएंगे, पानी की जरूरत होगी तो कहीं से भी लेके आ जाएंगे, जो भी चीज़ चाहिएगी, और रोटियां अपनी बना लेंगे, और आपको इन बच्चों को रखना है। और साधु महाराज आटे प्रबंध, रोटी प्रबंध, ये सारा बलदेव राम जी को करना पड़ता था, क्योंकि गांव में उन बच्चों के घर वालों के पास पैसे इतने नहीं थे कि वो कुछ दे सके। तो इस प्रकार उन्होंने किसान छात्रावासों की शुरुआत साधुओं की बगीचों से शुरू हुई। वहाँ साधुओं के पास बच्चे रख दिए। तो रामगढ़ी के साधु थे, उनके भी हो सकता है सींचे वगैरह नहीं थे, उन्होंने फिर वो जमीन हॉस्टल के लिए छोड़ दी, वो ज़मीन, वो बिल्डिंग वगैरह सारी। इसी प्रकार नागौर में भी यही हुआ, जो किसान छात्रावास की ज़मीन है वो एक साधु की बगीची थी, और साधु ने फिर किसान छात्रावास के लिए ही उसको छोड़ दिया। फिर बाद में बिल्डिंगें और बननी शुरू हुई, तो बलदेव राम जी ने सेठ साहूकारों से चंदा लेकर के किसान छात्रावासें खड़ी की। किसान छात्रावास, जाट बोर्डिंग हाउस कहते थे इनको उस समय। फिर बलदेव राम जी ने कहा नहीं, जाट बोर्डिंग नहीं है, इनके नाम किसान छात्रावास रखेंगे। हालांकि शुरुआत में जाट बोर्डिंग हाउस नाम था इनका, और जोधपुर के इन जाट बोर्डिंग हाउस को जोधपुर दरबार से भी ग्रांट ले ली थी बलदेव राम जी ने, कि ग्रांट दी जाए, बोर्डिंग हाउस में पैसा चाहिए, सहयोग चाहिए, तो दरबार भी सहयोग देते थे और सेठ साहूकारों से लाते थे। इस प्रकार ये हॉस्टल को चलाते थे। फिर बाद में आगे जाकर के बलदेव राम जी ने कहा भाई बच्चे तो सबके पढ़ेंगे। बलदेव राम जी ने कहा भाई सभी लोगों के बच्चे पढ़ने हैं, सभी जातियों को पढ़े, तो उनके नाम उन्होंने किसान छात्रावास कर दिए और प्रत्येक बच्चा उसमें पढ़े। उन्होंने उसका नाम किसान छात्रावास रख दिया। तो ये अरे फोन नहीं करना मना बार, हाँ, तो उन्होंने उसका नाम जो है किसान छात्रावास नाम बदल दिया। फोन आ रहा था बार बार, उनको मना कर दिया, अब ठीक है। हाँ, तो सभी जातियों के बच्चे पढ़ेंगे, ये बात हुई। बाद में किसान छात्रावास में धीरे धीरे उन्होंने कहा प्रत्येक गांव का वो बच्चा जिसके पास शहर में रहने की जगह नहीं है, उसकी जाति चाहे कोई भी हो, वो किसान छात्रावास में पढ़ेगा। और कस्बे कस्बे में देखो, इनके साथ एक अकेले बलदेव राम जी नहीं थे, रामदान जी डुकिया बाड़मेर में अलग जगह बड़ी विषम परिस्थितियों में पड़े थे। रामदान जी डुकिया कहते वो गैंगमैन का काम करते, रेत खोदते थे, दिन पर अनपढ़ थे, रेत खोदते खोदते भी लोगों को पूछ पूछ करके पड़ गए, और उन्होंने शिक्षा की अलग जगह ही बाड़मेर के उस रेतीले धोरों के बीच में। उन्होंने नागौर में मूलचंद जी आर्य थे, यहाँ का डाका काम करते थे, ऊँट रखते थे पास में, उन्होंने नागौर की किसान छात्रावास और यहाँ एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत की। ऐसे बहुत सारे लोग थे, और लोग थे इनके, दारा सिंह जी, मास्टर दारा सिंह जी है, बाबू गुल्ला राम जी रतकुड़िया है, ये लोग बलदेव राम जी की एक तरह टीम थी। परंतु जागीरदारों के सामने संघर्ष करना ये बलदेव राम जी का ही काम था। वो दरबार के बड़े अधिकारी थे और दरबार में अच्छी पहुंच थी, जोधपुर राजघराने से अच्छे संबंध थे। तो अगर छात्रावासों की देखा जाए, हम जब पढ़ते थे उस समय भी छात्रावासों में जब हमें नागौर की किसान छात्रावास में जब रसोई के अलावा कुछ खाने पीने की कभी होती, तो हमें लकड़ी के कोयले इकट्ठे करने पड़ते, फिर उस सिगड़ी में कोयले डाल के, वो कोयले की सिगड़ी भी किराए लाते, और फिर उसमें थोड़ा वो हमारे मीठा वगैरह कभी कभी बनाते थे, जिस प्रकार हम करते थे। तो यही परिस्थितियाँ थी। पानी भी किसान छात्रावास नागौर वाली में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, कुएं का पानी बहुत खारा था, सप्लाई बहुत कम है, तो इधर उधर से लाते थे। और शौचालय वगैरह ये तो आप समझते हो। हाँ,
ईंधन के लिए लकड़ियां सारी किसान छात्रावास की खरीद के आती थी और वो लकड़ियों से ईंधन चलता था। उससे पहले तो ईंधन भी बच्चे बटोर के लाते थे। तो परिस्थितियां लगभग ऐसी थी। तो अपन हमारे से पहले तो देखा जाए तो परिस्थितियां बहुत अलग थी। अब अपन बलदेव राम जी के जन जागरण पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने कैसा जन जागरण किया, गांव के लोगों को कैसे खड़ा किया, क्योंकि गांवों के लोगों पर तो गुलामी सामंतों की अलग थी और सामंतों की तरह तरह की लाग बाग लाट और बेगार, तरह तरह की बेगार थी। मर जाता था आदमी तो काम करते करते, खाने को तो मिलता नहीं था, काम ही काम करना बस, इस प्रकार की स्थितियां थी। तो उन स्थितियों में और फिर उनका खौफ, जागीरदारों से लोग डरते थे। अन्नदाता बाप जी, अन्नदाता जो हुक्म सामने नहीं देख पाते, उनकी जूती के सामने नहीं देख पाते थे, यूं रखने गर्दन रखनी पड़ती थी। अब चाहे वो कुछ भी करो, कैसी भी मार पड़ो, कुछ भी करो, चूं करने की जरूरत नहीं थी कहीं पर भी। इतना जुल्म था, इतना अत्याचार था, इतना डर था, इतना खौफ था, लोग बहुत डरे हुए। अब इन डरे हुए लोगों को जागीरदारों के खिलाफ बात कहना कितनी मुश्किल मामला था। तो बलदेव राम जी के पास उस समय जिम्मेदारी आई डाकुओं का उन्मूलन करना है दरबार की तरफ से। तो वो गाड़ी लेकर के पूरे मारवाड़ में घूमते और जन जागरण का काम करते, डाकुओं का उन्मूलन भी करना और जन जागरण। तो डाकुओं का उन्मूलन करे तो जागीरदार नाराज, क्योंकि जागीरदारों को डाकुओं की सेहत थी, उनका गठजोड़ था। डाकुओं के गांवों में लोग निशाने पर थे। जो लोग बलदेव राम जी के जन जागरण से प्रभावित थे किसानों में, वो डाकुओं के टारगेट में थे। हमारे इलाके में सब नाम थे पता, जैसे आसोब में पांचाराम जी बाकल, भाई बाकरोद में थे भाई क्या नाम है, हीरा राम जी चौधरी, इसी प्रकार हरसोड़ा में हरदीन राम जी सेंगवा, यूं अलग अलग कई लोग जो थे वो उनके टारगेट थे। और डाकू उनको मारने के लिए, अरे इन सब लोगों पर गोलियां चलाई गई और कई बार ये बच गए या कैसा हुआ, प्रयास हुए थे इन पे। तो ये इस प्रकार उनका काम था। वो जागीरदारों की सेवा, जागीरदार कहते थे कि ये काम करो आप। तो जागीरदारों को उनकी सेहत थी और ग्रामीण सेठ साहूकार जो थे वो डाकुओं से डरे हुए थे, इसलिए वो बलदेव राम जी को इसके लिए मदद देने के तैयार होते थे कि भाई किसानों के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो वो देते थे। अब क्या होता है, 22 जून 1941 को सबसे पहले जाट बोर्डिंग हाउस में किसानों के लिए किसान नेताओं की एक बैठक आयोजित की। हालांकि उससे पहले 1925 में, सबसे पहले तो अगर देखा जाए 1925 में मास्टर दारा सिंह, रामदान जी डुकिया, बाबू गुल्ला राम जी, मूलचंद जी आर्य, ये सारे लोग पुष्कर में 25 या 27 में इकट्ठे हुए थे किसानों के बच्चों को पढ़ाने, और इन सारी बातों पर मीटिंग की थी इन्होंने। और वहां से निर्णय लिया गया था कि ये काम हमें करने। परंतु विधिवत रूप से संगठन की स्थापना करने के लिए 22 जून 1941 को जाट बोर्डिंग हाउस जोधपुर में किसान नेताओं की एक बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि किसानों का कोई संगठन बनाया जाए पूरे मारवाड़ में। क्योंकि उस समय संगठन बन रहे थे, जो आज़ादी के अलग में अलग अलग संगठन थे, तो किसानों का संगठन बने अपना, जो हमारी विचारधारा के हिसाब से। तो 27 जून 1941 को, उसी साल 22 जून को ये इकट्ठे हुए थे किसान बोर्डिंग हाउस में। उसके 5 दिन बाद 27 जून को मारवाड़ किसान सभा की स्थापना जोधपुर की सुमेर स्कूल में की गई। जोधपुर की जो सुमेर स्कूल है, जो माली समाज के लोग चलाते थे स्कूल, ऐसी स्कूल थी, तो वहाँ पर वो मारवाड़ किसान सभा की स्थापना हुई। उसके अध्यक्ष बने मंगल सिंह जी कछावा और मंत्री बाल किशन जी। तो इस प्रकार से ये पहला अधिवेशन हुआ मारवाड़ किसान सभा का, स्थापना का अधिवेशन। उसके 2 साल बाद बलदेव राम जी ने मिर्जा ने कहा कि मारवाड़ किसान सभा को और मजबूत बनाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो पूरे मारवाड़ के लोगों को निमंत्रण दिया, समाचार किया कि अप्रैल की 25-26 तारीख को हम किसान सम्मेलन करेंगे बहुत बड़ा जोधपुर में। पूरे मारवाड़ में ये समाचार जितना जैसा कर सकते थे, उनके उस जमाने के जो उनके साधन थे उससे उन्होंने
आदमी टू आदमी व्यवस्था थी कि इस गांव तक ये कहेगा, वहां वो आदमी पैदल जाके उस गांव में ये बात कहेगा। जहां भी बलदेव राम जी जाते वो बताते 20-25 गांव है आस पड़ोस के, तो आपके गांवों के लोग जाएंगे और उनसे आगे वो जाएंगे, सभी गांवों में इसका समाचार होगा कि अमुक तारीख को किसानों का सम्मेलन है जोधपुर में। तो लोग पैदल गए यहाँ से, गांवों से। जोधपुर में 25-26 अप्रैल को सर छोटू राम को बुलाया गया पंजाब से। उससे पहले भी सर छोटू राम जी सीकर में मीटिंग ले चुके थे, तो सर छोटू राम आए। जोधपुर दरबार को भी बलदेव राम जी ने कहा आपको हमारे किसानों की किसान सभा की मीटिंग है और आपको उसमें चलना चाहिए। तो दरबार भी राजी हो गए कि मैं भी चलूँगा। तो ये एक सम्मेलन था, बहुत बड़ा अधिवेशन था। पुराने जो लोगों ने, जिन लोगों से मैंने इसके बाबत जो बहुत भी जानकारी मुझे मिली वो बताता हूँ। वो कहते थे कि उस समय कहते हैं कि जोधपुर में पीने को पानी नहीं मिला, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। वो उस समय के आकलन था उनका, वो इतनी बड़ी भीड़ उन्होंने पहली बार देखी थी। पैदल लोग बाड़मेर से, नागौर से और पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर सब तरफ से पैदल, पूरे मारवाड़ स्टेट के लोग पैदल गए वहां पर। और इधर इतनी भीड़ वहां कहते हैं कि इकट्ठी हो गई कि पीने को पानी और बूंगड़े खाने को नहीं मिले, ये हालत हो गई। भीड़ ज़्यादा थी और व्यवस्थाएं कम पड़ गई। तो वहां पर लोगों ने जब पहली बार ऐसा देखा, दरबार बाप जी के दर्शन हुए। दरबार बाप जी का नाम सुना था, गांव का ठाकुर भी बहुत बड़ा बाप जी था। बाप जी यानी पापा कहते थे इनको, पिता की तरह मानते थे, मानना ही पड़ता था, क्या मजबूरी थी। तो दरबार बाप जी के दर्शन होंगे ये तो उनको कल्पना में भी नहीं था। ये मीटिंग थी किसानों की और बलदेव राम जी ने कहा सबको इकट्ठा होना आपको और इस प्रकार हम कुछ करेंगे और जो जागीरदार जुल्म कर रहे हैं इनसे छुटकारा दिलवाने की कोशिश करेंगे और दरबार हमारे पक्ष में है। दरबार चाहते हैं कि मेरे किसानों को कुछ हक मिले और मेरे जागीरदार जो किसानों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कमाऊ पूत किसान है और जागीरदार इनको परेशान कर रहे हैं, इसलिए अब आप लोग चलो और हम दरबार साहब को जागीरदारों की तरफ से जो भी समस्याएं हैं वो सारी उनको सुनाएंगे। ये एक सम्मेलन था इस प्रकार का। तो वहाँ पर लोगों ने जब कहते हैं कि जो लोग थे उन्होंने देखा कि जोधपुर दरबार बैठे और उनकी बराबर कुर्सियों पर एक तरफ सर छोटू राम बैठे और एक तरफ बलदेव राम मिर्दा बैठे, बराबर की कुर्सियों पर जाट के बेटों को देखा तो लोगों का गला रुंध आया कि हो क्या रहा है ये जाट के बेटे दरबार बाप जी के बराबर बैठ गए। समझ के बाहर थी सारी बात, सोच ही नहीं सकते थे, कल्पना के बाहर थी सारी बात। तो देखा तो लोगों की यूं विचार व्यक्त करने की जगह नहीं रही। इस प्रकार का उनकी मानसिक स्थिति हो गई, इस प्रकार का भावात्मक असर पड़ा उन पे और वो देखते रह गए। तब लोगों को पता चला कि बलदेव राम तो कोई अवतार है। उसके बाद बलदेव राम जी को अवतारी कहते थे। बलदेव राम जी को किसानों में और गांवों में अवतारी कहते थे लोग, क्यों? तो अवतार थे, अवतारी अवतार थे बलदेव राम जी तो। और सर छोटू राम बोले वहां पर, बलदेव राम जी ने कहा जागीरदारों की जो परेशानियां, जागीरदार जो किसानों को परेशान करते थे वो सारी बातें वहां मीटिंग में दरबार के सामने हुई सारी। और दरबार से एक मांग किसानों की तरफ से रखी गई कि आप जो है सेटलमेंट कराओ, भूमि बंदोबस्त कराओ पूरे मारवाड़ का, जमीन का एक माप होना चाहिए और भूमि बंदोबस्त हो। तो दरबार ने उसकी हाँ भर दी कि करवाया जाएगा। तो सेटलमेंट की हाँ हो गई, भूमि बंदोबस्त हो गया, तय हो गई, ये दरबार की तरफ से मांग मान ली गई और किसानों का वो सम्मेलन एक तरह से बहुत सफल आयोजन हुआ। और सर छोटू राम ने अपने तरीके से बताया, क्योंकि वहाँ जागीरदारी जुल्म नहीं थे जहाँ छोटू राम थे, यहाँ जागीरदारों से लड़ना था। एक ही टारगेट था, शिक्षा जागीरदारों से लड़ना। सामान्य राजपूत से कोई लड़ाई नहीं थी। बलदेव राम जी की किसान छात्रावासों में राजपूतों के बच्चे रहते थे। गांवों के जो राजपूत थे, कृषक राजपूत, खेती करने वाले, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। जागीरदार परेशान करते थे तो जागीरदारों से बलदेव राम जी की सीधी लड़ाई थी। वो एक संघर्ष था अधिकारों का, हक का। लड़ाई भी क्या, उस हक अधिकार के लिए वो संघर्ष था। तो सर छोटू राम जी किसी और संघर्ष को जानते थे। उन्होंने कहा कि वहां क्या संघर्ष दूसरे थे, मंडी और फंडी के संघर्ष थे।
ये नहीं था जागीरदारों वाला। मंडी जो दुकानदार था वो बदमाशी करता था। लोग तो रुपयों को जानते नहीं, रुपयों की गिनती जानते नहीं, माप तोल को जानते नहीं। वो यूं कोई सा भी पत्थर ला के रख देता, कहता ये इतने किलो है, इतने शेर है। खरीदना होता तब दूसरे पत्थर ला के रखता, बेचना होता तब दूसरे पत्थर। लेऊ और देऊ बाट, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग। लिखा पढ़ी में कुछ भी लिख दिया, कहते हैं खोपरा देता तो खोपा लिख दिया, खोपा या ना बेल, तो बेल के पैसे चुकाने पड़ते। और जो लिखा है वो नहीं काटता तो भी पैसे लागू रहते। गांव के लोगों को तो खेती काम से ही फुर्सत नहीं। वो कहते हैं था जानो साहूकार नशा है, और साहूकार का मतलब है बिल्कुल ईमानदार आदमी। एक रत्ती पर भी कोई मिलावट, चोरी, बेवकूफ, बेईमानी नहीं करने वाला व्यक्ति, तो वो जो भी कहता वो मान लेता। उसके पास लिखे होते थे और वो बताता, और उस हिसाब से वो किसान उनके कर तले दबते जा रहे थे। मंडी में किसान का अनाज रेत के भाव ले लिया जाता था, रेत के भाव तोला जाता था। तो ये परेशानी सर छोटू राम वहां की परेशानी बताते थे। एक फंडी होते थे पाखंडी, कर्मकांड, अंधविश्वास और धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये इनके नाम से जो नाटक करते थे, लोगों को ठगते थे, वो फंडी थे। मंडी और फंडी दो वहां की प्रॉब्लम थी। और यहाँ ये वो प्रॉब्लम इतनी छोटी थी कि जागीरदारों की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, इसलिए वो प्रॉब्लम कम मानी जाती थी। तो ये तीन प्रॉब्लम, तीन तरह के लोगों की तरफ से इन समस्याओं पर सारी चर्चा हुई। ये हुआ, वो हुआ, और भूमि बंदोबस्त का तय हुआ। भूमि बंदोबस्त का तय हुआ तो दरबारों के आग लग गई एकदम से, नहीं जागीरदारों के, कि दरबार ने गलत मान ली। तो उन्होंने कहा भूमि बंदोबस्त होने नहीं देंगे। अब छोटे मोटे जागीरदार तो बोल नहीं सकते। जो बड़े ठिकाने थे जैसे आहुआ है, पीलवा है, आसोप है, गुलर है, ऐसे कई ठिकाने थे जिनके जागीरदार दरबार से कई बार खुन उठ सकते थे। अपनी सेना की काफ़ी मजबूती थी, वो दरबार को आंख दिखाने वाले लोग थे। और उनमें एक घराना हमारे पड़ोस का ख्यूसर भी था। हालांकि इनके दरबार से सीधे रिलेशन थे, कोई रिश्तेदारी थी, फिर भी ये भी नाराज हो गए। कहते हैं ख्यूसर में भी भूमि बंदोबस्त की जो झंडियाँ ला करके रोपी गई, जो बंदोबस्त के आदमी थे, कर्मचारी थे सेटलमेंट के, उन्होंने झंडियाँ लगाई तो यहाँ के जागीरदार के कणवारियों ने जाकर के उखड़वा दी, बंदोबस्त होने नहीं दिया। बड़े बड़े जागीरदारों, छोटे जागीरदार थे, चारण जागीरदार या इस प्रकार जो राजपूतों में जो छोटे जागीरदार थे, वहाँ पर भूमि बंदोबस्त का काम चल रहा था। परंतु और कुछ बड़े ठिकाने जैसे हमारा गांव राष्ट्र जागीर में था, वो बहुत बड़ा जागीरदार घराना था, परंतु वो उनका जोधपुर दरबार से रिलेशन ठीक था, तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो उसी का थोड़ा सा और ले लेता हूँ कि एजुकेशन के मामले में ख्यूसर के जागीरदार बहुत क्रूर और अत्याचारी बताते थे। और उस समय ख्यूसर में एक तो नारवा गांव था ख्यूसर के अंडर में, वहाँ के श्री राम जी सो थे, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, परंतु उनको पता चल गया कि बात जो डीआई जी साहब कह रहे हैं, हालांकि बात तो कईयों को पता चल गई, पर वो कह रहे मर जाएंगे पर करते रहेंगे। और आज़ादी का एक तरह से जागीरदारों का सामना शुरू कर दिया, सीधा 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 सामना। क्या करेंगे, जान ही तो लेंगे। बाकी लोगों को भी पता था बलदेव राम जी कहते हैं वो बातें सही, परंतु सामने कौन आए, सामने आने की। बलदेव राम जी की मीटिंग में भाषण सुनने नहीं जा सकते थे, डरते थे। भाषण सुनते थे तो जागीरदार वापस उनकी पेशी पड़ती थी, बुलावा जाता था कि फला आदमी बलदेव राम जी का भाषण सुनने गया था, गांव में मीटिंग हुई। हालांकि देखो गांव की मीटिंगों की क्या हालत है, एक दो बातें पहले छूट गई। पहले तो जोधपुर की जो मीटिंग हुई उसके संबंध में गाँव में जो चर्चा हुई वो मुझे बताई गई, जो पुराने आदमियों ने बताई वो बताता हूँ। कहते हैं कि गाँव में लोगों को जोधपुर की मीटिंग की समाचार चाहिए थे, तो कहते थे फला गांव में कोई गया है तो उस गांव में जाते, वहाँ से कहते आपके गांव में कहते हैं कोई जोधपुर गया मीटिंग में, क्या वहाँ गया तो उस आदमी से मिलते, उससे कहते कि आप जोधपुर में गए, क्या हुआ मीटिंग में, क्या बात हुई। ये भी जो उनके पास जाते थे वो भी जागरूक से जागरूक आदमी, सामान्य जन की तो कोई स्थिति नहीं। तो वो आदमी उनको जो मीटिंग के बारे में बताता तो उसका गला रुंध जाता कि दरबार बाब जी के बराबर जाट बैठे थे, बराबर की कुर्सियों पर बैठे थे, और ये बातें हुई थी। जो बातें हुई उस बातों को कहते 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 उनका आंखों में आंसू आने लग जाते थे। इस प्रकार की वो एक खुशी का भाव था, खुशी में भी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं।
तो एक तो बहुत है। दूसरा, अब बलदेव राम जी जब मीटिंग करने गांव में आते, गांव में समाचार होता पहले, तो गांव वाले कहते कि बलदेव राम जी आएंगे। तो गांव वाले ध्यान रखते हैं कि ठाकुर के गढ़ में क्या हो रहा है, उनको पता है कि ठाकुर के गढ़ में भी पता चल जाता कि बलदेव राम जी आ रहे हैं। तो वो क्या करते थे, कुछ जंग लगी तलवारें और कुछ बंदूकें यूं लाके, बंदूक क्या कोई किसी प्रकार का खिल्ला लोह का पाइप खड़ा कर देते, गांव वाले सोचते बंदूक है। तो वो इस प्रकार के वो उनके पास जो थे वो ला करके खड़े होते, कुछ छापे बांध करके यूं अमल लेकर के, अफीम लेकर के, और खेकारे करते बड़े बड़े। तो गांव वाले डर जाते कि बलदेव राम जी को मार देंगे ये लोग। तो गांव वाले चोरी छुपे जाते, ईद गांव से आएंगे, पैदल ही भागते उनके सामने और जाकर कहते बाप जी हमारे गांव में मत चलो। बलदेव राम जी ने क्या क्या बात है कि नहीं नहीं आपने मार दे, आप मरिया पर माँ के अंदर हो जी, आप अगर मर गए तो फिर तो हमारे कुछ रहेगा नहीं। और गांव में हमारे इस प्रकार तैयारी हो गई है, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और मार देंगे आपको। फिर भी बलदेव राम जी नहीं रुकते, वो सामने ही जाते। हालांकि बलदेव राम जी के पास भी बंदूक होती थी और बंदूक भी उनकी थी स्पेशल थी, वो ऐसी बंदूकें उनके पास थी नहीं और वो डरते भी नहीं थे। तो वो सारे खेकारे करने वाले भी बलदेव राम जी आ जाते तो अंदर घुस के बैठ जाते थे, चू ही नहीं करते थे। कहते हैं कि गांव में कोई बलदेव राम जी के दरी बिछाने की व्यवस्था बहुत कम गांवों में, कोई खालसा गांवों में होती थी, दरी नहीं बिछाते थे। पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं करते थे। गांव में से कोई चरी में पानी ले जा करके भाई बलदेव राम जी को पिला दूं तो ठाकुर के पास पैसे पड़ेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, किस आदमी ने बलदेव राम जी की मीटिंग में पानी पिलाया। मीटिंग को सुनने आते थे वो भी कहते हैं उनके सामने मुंह नहीं रखते थे, इधर दूर से जैसे कोई दूसरा काम कर रहे हैं, और इस प्रकार उनकी बातें सुनना चाहते थे कि वो कहते क्या है, उनकी बातें सुननी है, उस प्रकार काम करना है, इस प्रकार वो बातें सुनना चाहते थे। तो ऐसी मीटिंगें होती थी, बाद में बुलाते थे ठाकुर और परेशान करते थे लोगों को। ये इस प्रकार का सा माहौल था। फिर बलदेव राम जी ने मृत्यु भोज का भी कहते, बच्चे पढ़ाने का कहते, किसान छात्रा उसमें भी शुरू हो गई थी उस समय तक, वहाँ बच्चों को भेजने का कहते, सारे वो उनकी तरफ से। और मृत्यु भोज बंद करो, दूसरे जो काम कहते, मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे, वो कहते थे बलदेव राम जी कहते थे हर काम अपने हाथ से करो, जैसे कटिंग करनी है तो खुद की कटिंग खुद कर लो, जो भी काम करना है अपने हाथ से करो। और इस प्रकार ये बंदे धंधे सभी छोड़ दो। जो कोई कहता है मैं खाती हूँ, कोई नहीं, काम प्रत्येक तरह का काम प्रत्येक व्यक्ति को करना है, बंदे धंधे नहीं। और ये जो परंपरागत धंधे है ये घाटे के घरे नए धंधों की तलाश करनी है, ये धंधा छोड़ना पड़ेगा तुम्हें और हाथ से काम करो। और किसी भी प्रकार का काम हल्का और भारी नहीं होता है, ये नहीं है नीची जाती रहो। उन्होंने कहा मुझे बताओ मरा हुआ जानवर, मैं डाल के बताता हूं आपको। तो मेरे दादाजी कहते थे बलदेव राम जी इस प्रकार के देते थे कि मरे हुए जानवर को मैं डाल दूंगा, पर लोग उनको बताते नहीं थे। मरा हुआ होता गांव में जानवर तो भी उनको नहीं बताते थे कि बलदेव राम जी हाथ लगा देंगे उसके, इतने लोग यूँ। और क्योंकि उन्होंने तो बिना किसी जाति पाति के सभी को, किसान छात्रा और सभी का, मतलब पूरे ग्रामीण क्षेत्र का वो चाहते थे कि शिक्षा फैले और ये लोग नए धंधे करें। तो इस प्रकार का उनका आंदोलन था। इसके संबंध में और जो बातें मैंने एक दो सी सुनी, जैसे इसी संबंध में भाई कहते थे जीवन राम जी जाजरा से मेरी मुलाकात हुई शिणोद में, कुछ साल 2 साल अभी और मिल के आया उनसे। तो वो कहते थे कि मैं बिल्कुल छोटा था उस समय, अब तो वो बुजुर्ग है। वो कहते मैं छोटा था परंतु मैंने बलदेव राम जी का भाषण सुना, हल तो चलाना लग गया था, परंतु उससे सुना तो मैंने घर में आकर के लड़ाई करनी शुरू कर दी कि मैं तो पढ़ूंगा। वो रोज़ घर से अपने बाप से, बाप के पढ़ी जरा खाएगा ही, तू पढ़ेगा, तू सबसे बड़ा है, हल चलाने लायक हुआ है, तुम पढ़ेगा तो खाएंगे क्या, तू कहीं खाए पढ़ी जरा। अब उनके धुन हो गई, बलदेव राम जी ने कहा, और वो रोज़ घर वालों से करते मैं पढ़ूंगा, तू खाएगा ही पढ़ी जरा। क्योंकि सभी काम करते थे, सबका पेट भरता था। एक भी आदमी काम, औरत बच्चे बच्चियां सभी लोग काम करते थे तब जाके सबका पेट भरता था, अन्यथा तो पेट भरने का प्रश्न नहीं था। इतना शोषण था बुरी तरह से।
जागीरदार का शोषण, मंडी फंडी का शोषण, चारों ओर से शोषण था। तो इस शोषण के बीच में सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। तो वो कहते थे, फिर उन्होंने, मैंने कहा और क्या सुना आपने बलदेव, कि बलदेव राम जी ने एक बात गलत कह दी। वो क्या? कि बलदेव राम जी ने कहा कि मेघवाल थोड़े दूर बैठे थे, मीटिंग के पास में नहीं थे। तो बलदेव राम जी ने कहा वो वहाँ क्यों बैठे हो, क्या बात है? कि जरा गाँव वालों ने कहा कि ये तो मेघवाल है, आ जाओ आप मेघवाल हो तो क्या फर्क पड़ता है। फिर वो आए नहीं डर के मारे, क्यों आज मैं बैठा हूँ, आज आप मंदिर में घुस सकते हो, सब बराबर है। ये बात बलदेव राम जी ने कही तो वो जीवन राम जी को भी ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा ये बात तो उन्होंने गलत कही। तो मैंने कहा फिर मेघवाल आए, कि मेघवाल तो थोड़ी सी जगह छोड़ी उन्होंने, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हुए, परंतु ज़्यादा इधर नहीं आए। और मंदिर में वो गांव वालों की आंखें देख ली उन्होंने। मैंने कहा तो यहाँ तो मेघवाल काफ़ी संख्या में है। तो वो कहने नहीं, इतनी हिम्मत उस समय मेघवालों की नहीं हुई। और गांव वालों ने कह भी दिया कुछ एक ने तो धीरे धीरे कि ये तो अभी चले जाएंगे, बाद में गांव में रहना है। तो इस प्रकार मतलब इतना उनका वो था कि बिना किसी भेदभाव के इस प्रकार लोग रहे। मुझे बीच में भटक रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया है। खियूसर वाली जो घटना था उसको थोड़ी वापस कह देता हूँ। खियूसर में उन लोगों को बहुत, श्री राम जी सो को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुख दिया गया। इसी प्रकार खियूजी लकारा थे, खियूसर के लकारा जाति से थे, वो भी खेती करते थे। लकारा सारी जातियाँ खेती करती थी, लाख में कोई कमाई नहीं थी इतनी, तो लखारा थे। तो खियूजी लखारा को, वो भी श्री राम जी की तरह ही दबंग थे बड़े। और खियूसर गांव में ठाकुर के सामने बोलने की हिम्मत रखते थे। तो ठाकुर करे क्या? गांव में ये तो बेइज्जती होती है कि ठाकुर साहब के सामने बोल रहा है, जबान लड़ा रहा है, सामने देखना भी खराब होता है, बोल रहा है। तो कहते हैं कि खियूजी लखारा को खाट में डाल करके, बांध करके, खाट के दोनों ओर पैर बांध के आकला के धोरों में डलवा दिया गया। और श्री राम जी सो को खियूसर की किले की जेल में डाल दिया गया। वहां से श्री राम जी सो कैसे भी करके निकल गए, दीवार फांद के कैसे करके निकले वो। और उनको बहुत, खियूजी को भी बहुत यातना दी, उनको तो दी। तो जैसे तैसे उनको वहां से निकलवाया खियूजी लकारा को। वो कैसे खोले, कैसा हुआ। फिर उन्होंने, खियूजी और श्री राम जी गए जोधपुर बलदेव राम जी के पास और कहा कि इस प्रकार हमें परेशान करते हैं। तो उन समय दरबार का न्यायालय था, अंग्रेजों का अलग न्यायालय था। तो वहाँ मुकदमा हुआ उन पे। बलदेव राम जी उनको कह रखा था इन लोगों को कि आपको कहीं भी जागीरदार परेशान करता है, गाँवों में जाके कहते थे अगर जागीरदार आपको इस प्रकार के लाग बाग और परेशान करता है तो आप मुझे बताओ, इस जागीरदार को जेल में डाल दूंगा मैं। ये बात कहते थे, इतनी हिम्मत थी उनकी। तो खियूसर ठिकाने के खिलाफ उन लोगों ने मुकदमा कर दिया। कहते हैं कि खियूसर ठाकुर को जेल हो जाती उस मुकदमे में, क्यों? उनके पास कोई नहीं था। अत्याचार तो उन्होंने किया था, जुल्म किया था, ये बड़ी मजबूती से अपना पेश कर रहे थे। बलदेव राम जी उनके साथ थे। और कहते हैं कि गांव वाले अभी भी नारवाग लोग, श्री राम जी सो जो है पैदल जाते थे, अपनी रात को ही रोटियां बांध करके जोधपुर पहुंचना है। और खियूजी ये लोग पैदल जाते थे, पेशी होती थी। उधर खियूसर ठाकुर साहब की जीप एक बार कहते हैं श्री राम जी के पास से निकली, क्यों श्री राम जी तो पहले दिन रात को निकलते थे तो जोधपुर के नज़दीक पहुंच गए थे, और ये तो जीप से आए थे, तो ये तो ये कच्चे रास्ते ही थे। तो कहते हैं कि ठाकुर ने अपनी जीप रोकी, रोक करके श्री राम जी सो को कहा कि श्री राम केस है तो है, मुकदमा है तो है, बैठ जा गाड़ी में। श्री राम ने कहा कि श्री राम हिंदी बोलते थे, गांव वाले कहते पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हिंदी की कोशिश करते थे। श्री राम पीछे नहीं बैठता, बैठूं तो आगे बैठूं बराबर की सीट पे, और नहीं तो जाओ। अब बराबर तो दरबार ठाकुर कैसे बिठाए, और श्री राम जी नहीं बैठते उस गाड़ी में। एक बार रोकी थी, मतलब श्री राम नहीं बैठे उस गाड़ी में। और इस प्रकार इन परिस्थितियों में उन लोगों ने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा वो जीतने के करीब थे। कहते हैं कि ताड़ावास के एक खाती को खियूसर ठाकुर ने पटा लिया अपने पक्ष में गवाह बदलवाने के लिए, अन्यथा वो केस में जेल हो जाती उनको। और खाती को कहते हैं एक रात में एक पोल और 2 कमरे और इस प्रकार एक गड्ढे टाइप का, जैसे ठाकरों की पोल होती थी वैसी पोल बना दी।
एक रात में टाटा वालों कहते हैं एक रात मनाएगी, वो वहाँ झूठी गवाही बदलने के लिए, और उसकी वजह से उनकी जेल बची। वैसे मुझे बताया कि एक मोड़ी के खाती थे, उनको बलदेव राम जी ने कहा कि आज़ादी के बाद कहा कि आज़ाद हो गए, इन ठाकुरों की ज़मीन नहीं है अब, तुम अपनी खेती करो और खेत में जो अनाज होता अपने खेत घर ले जाओ, जितनी खेती चाहो करो, और अनाज जितना भी होता घर ले जाओ, किसी को देने की जरूरत नहीं है, देश आज़ाद हो गया, जागीरदारी समाप्त हो गई, जागीरदारों का राज नहीं रहा, दरबार का भी राज नहीं रहा, इसलिए आप तो अनाज जो है घरों में ले जाओ। पर लोग तो डरते थे, मतलब आज़ाद होने के कई वर्षों बाद तक कई गांवों में अनाज ठाकुर के लोग ले लेते थे। तो कहते हैं कि वो बलदेव राम जी ने एक कागज़ दे दिया किसी को कि ये मैं लिख के देता हूँ, आप अनाज ले जाए। वो कागज़ में क्या था, वो कोई पैम्पलेट टाइप का था। तो वो कहते हैं कि एक खाती के पास वो कागज़ था, और मोड़ी गांव के लाटे वो कणवारिया खड़े थे, लोग खेतों से जोत के आए अनाज से भर कर के गाड़ियाँ, और डर था कि ठाकुर के गढ़ के सामने से तो निकल नहीं सकेंगे, दूर से रास्ते से निकल करके वो गांव में घुसना चाहते थे। ठाकुर के आदमियों ने घोड़ियाँ लेकर के वहाँ आ गई। बोले कहाँ जा रहे हो? कैसा आपका नहीं आवा, तो फिर अनाज ले जाओ पहले कोर्ट में। अरे पूरा अनाज बिना लाटे कैसे ले आ गए? तो वो कहते वहाँ एक खाती ने एक कागज़ दिखाया उनको कि वो बलदेव राम जी दियो कागज़ लिखिड़ो। तो कणवारी डर गए, वो भी अनपढ़ थे, खाती भी जानता नहीं था कागज़ में क्या लिखा है, वो भी डर गए, और वो भाग खड़े हुए, और वो सारा अनाज गांव में चला गया। ऐसी भी कहानी मुझे किसी ने बताई कि वो खाती ने ऐसा कागज़ दिखाया, और कागज़ से वो डर गए कि बलदेव राम जी का कागज़ है। उनको भी पता था कि देश तो आज़ाद हो गया है, तो हम तो यूं ही दादागिरी से कर रहे हैं सारा काम। तो ये इस प्रकार के मामले थे। वो उन्होंने मुझे बताया एक दो बातें, और मेरे पिताजी भी दादाजी भी कहते थे। बलदेव राम जी, वो मोड़ी वाले जो मांगीलाल जी कह रहे थे, वो उनके कहने की ढंग अलग था। उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले उन्होंने कहा कि बलदेव राम जी ने कहा कि खेती करना छोड़ना पड़ेगा आपको, दूसरे धंधे पकड़ोगे तब प्रोग्रेस होगी, विकास तब होगा जब प्रत्येक व्यक्ति पढ़ेगा, और खेती का काम छोड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आगे लोग कहते देखो माँ तो खराब हुई डीआई साहब को, खेती को काम कर छोड़ जन आगे की कर बदा, खेती छोड़ दे जन पर भूखा मारा मर जा। और बलदेव राम जी ने कहा खेती मशीनों से खेती होगी, को माँ तो खराब हुई को खेती कोई मशीना हुआ। हाँ ठीक है, जीप तो कांटा था हुई के बाद जीप तो मैं देखता, तब तक तो टेक क्यों खेती मशीनों से होगी। तो लोग कहते हैं ये तो ऐसी बात। जैसे हमारे पड़ोस में बलदेव राम जी का ससुराल है, मेरे बिल्कुल पड़ोस के गांव में, डेरू गांव में बलदेव राम जी का ससुराल था। और डेरू जब भी हम जाते हैं, मैं तो साइकिल से भी पैदल भी जाता था, तो बीच में हमारे दोनों गांवों के बीच में बलदेव राम जी ने एक प्याऊ बनाई थी। उस जमाने में बलदेव राम जी की पत्नी ने बनाई थी, ऐसा बताते हैं। वो पत्थर की प्याऊ बनी हुई है, बाद में उसका शायद रिनोवेशन करवा दिया होगा। वो वहाँ पर 4 गांवों के रास्ते आते हैं, और चारों ही गांव 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो वहाँ पर वो तब हमें याद आता है ये बलदेव राम जी, क्योंकि बलदेव राम जी का डेरू में ससुराल था। तो डेरू के लोगों से मैंने पूछा कि बलदेव राम जी आपके गाँव में आते थे तो क्या कहते थे, क्योंकि बलदेव राम जी का ससुराल था वहाँ पर। जो माडी बाई है वो डेरू की रहने वाली थी। तो बोले कि हमारे तो क्या है कि बूढ़ियों को, बूढ़ा आदमी है उनको बात कहते थे थोड़ी बहुत, पर वो लोग जो है, मैंने कहा भाई आपका गांव मौसर में सबसे आगे चल रहा मृत्यु भोज में, जबकि बलदेव राम जी इसके खिलाफ थे। कि वो बलदेव राम जी तो कहते थे, पर लोग बलदेव राम जी की ये बात तो मानते नहीं, दूसरी बातें भी ज़्यादा नहीं मानते थे कि बलदेव राम जी यूँ ही करे। बलदेव राम जी कहते थे मशीनों से खेती होगी, ये होगा वो होगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अनपढ़ की कदर नहीं रहेगी, बिल्कुल सब बच्चे पढ़ेंगे, लड़कियां भी पढ़ेगी, ऐसे कहते थे। तो लोगों को ये होता लड़कियां भी पढ़ेगी, वो तो लड़कियों को पढ़ने का जब वो कहते थे लोग होते इस बार भैंस पढ़ेगी क्या, मतलब लड़कियों को तो बकरियों के भैंसों के बराबर समझते थे, वो लड़की कैसे पढ़ लेगी, मतलब लोगों को समझ में नहीं आती है बातें। इस प्रकार की बहुत प्रोग्रेसिव बातें वो कहते, और उनमें वो कहते थे ये और सब बातें तो उनकी हो गई जैसा उन्होंने कहा, ज़्यादा ही हो गई। पर एक बात वो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन आपके पास ज़मीन नहीं रहेगी, वो नहीं हुई अभी, वो अभी होनी है। भूमि अधिग्रहण वाले आ गए हैं,
व्यापारी शिकंजा कस रहे हैं देश की सत्ता पर, और धीरे धीरे वो ज़मीन निकल जाएगी हाथों से किसानों के। वो एक काम बाकी है, वो बता रहे थे, मांगीलाल जी कह रहे थे, और तो बलदेव राम जी सब बातें सही हुई पे क्यों जमी थांगन कौन रे वेली थांगन जमी छोड़े ला कौन लोग। मारवाड़ी में अच्छा लगता, पर हो सकता है कुछ लोगों को समझ में कम आए तो ये कुछ बातें हो सकता है मेरी छूट गई हो, कुछ हो गई हो, जितनी करना चाहता था काफ़ी बातें हो गई है शायद। अच्छा यही रहेगा, क्योंकि एक फ़ोन बार बार आ रहा है, अच्छा यही रहेगा कि अब मैं आपके प्रश्नों को, आपके जो कमेंट आए उन पे चर्चा करूं, क्योंकि शायद लाइव सेशन काफ़ी लंबा चल पड़ा है। मारवाड़ी का काफ़ी लोग कहते हैं आपको हिंदी समझ में आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ चलने दो। यही कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मारवाड़ी हमारे समझ में नहीं आ रही है, ये दिक्कत हो जाती है कई बार। अब मैं कमेंट ही लेना शुरू कर रहा हूँ आपके सीधे से, आराम से बैठ जाऊँ। तो एक तो सबसे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें सहयोग दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से आप शेयर भी करेंगे, वो सारा करेंगे। और जो मेरा फेसबुक पेज तो अब अभी मेरा ज़्यादा नहीं चल रहा है, मेरी यूट्यूब है चैनल है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और उसमें कमेंट वगैरह करें थोड़े, इससे हेल्प करने के लिए ये अब मुहिम आगे बढ़ाएं अपन। तो अब मैं कमेंट ले रहा हूँ आपके। बाड़मेर से चौधरी रामदयान जी, हाँ थे जी बाल गजेंद्र जी हटीला, सर आज की कहानी हमें बहुत ही रोचक लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ सुनाया करें। गजेंद्र जी हटीले नागड़ी से है शायद, तो इन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी लगी कहानी, ऐसी ऐतिहासिक कहानियाँ। हाँ क्रांतिकारी लाइव है बलदेव जी कह रहे, हाँ बातें हैं वो, देखो उन परिस्थितियों में वो लोग रहे थे। सराहनीय कदम राजू जी खदाव। तो हाँ बुरा राम जी कप्तान, तो बुरा राम जी एक तो कप्तान साहब थे बोड़वा गांव में नागौर में, पेड़ाद सिंह जी, पेड़ाद राम जी वो बुरा राम जी भाई थे, पर वो थोड़े उस समय के। आप किस गांव में कप्तान बता रहे हैं? गणपत जी डीडवाना साइड में कहीं, अम्बापा डीडवाना होंगे, पर वो कप्तान उन बद्री राम जी की उम्र के होंगे लगभग, उससे कम के होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी लोग थे गाँव में, गाँव के, जो उस समय थोड़ी बहुत पढ़ाई करके नौकरी में चले गए थे। हाँ कमेंट कोई नेमी जी सोमड़वाल, आज किसानों के बच्चे कांवड़िया बनकर घूम रहे हैं, इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, अजी हिंदू बनाने की बीमारी हो गई इनको, इन्होंने पता वो ये सोच रहे हैं कि हम हिंदू हो गए हो तो हम अच्छे हो जाएंगे, और ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया, ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिख और जैनों के बच्चों को भी इस प्रकार खराब कर रहे हैं। ये बड़ा जो हिंदुत्ववादी लोगों का इस देश में होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सन 77 में से पहले ही उसने कह दिया था कि भारतीय राजनीति, भारत की सत्ता हिंदुत्ववादी लोगों के हाथों में जा रही है धीरे धीरे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का। तो ये बच्चे कांवड़िए बन गए, ऐसे एजुकेशन संस्थान है शारदा बाल जैसे गंदे स्कूल है जिन्होंने बहुत बच्चों को, गाँव के बच्चों को खराब किया है। बलदेव राम जी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो योदय साथियों। बलदेव चौधरी, बलदेव जी कह रहे हैं किसान कमेरा वर्ग के क्रांतिकारी विचारक जिंदाबाद। ठीक मैं तो क्या जिंदाबाद है, वो तो मेरे कोई ज़्यादा काम नहीं आती, पर खैर इनके भाव है, देखो भाव हो जाता है, ये भाव भर गए जो बातें सुनी। डाकू वाली बातचीत बीच में छूट गई, हाँ डाकुओं ने जो किए थे उस पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं अपना, चलो अटिला जी कहते हैं। तो डाकुओं ने जैसे मेरे पांचाराम जी के पास साथ हमला, अशोक के पांचाराम जी बाकल थे, वो बलदेव राम जी की टीम के एक तरह से आदमी, टीम के तो क्या टीम में तो गुल्ला राम जी वो लोग माने जाएंगे, रामदास जी वगैरह, परंतु गांव में रह करके जागीरदार से सामना करना, अशोक ठाकुर भी बहुत दबंग थे
और उनसे सामना करने की बात कर लेना ये छोटी बात नहीं थी। तो इस प्रकार के लोग थे। तो कहते हैं कि उनको मारने के प्रयास हुए कई बार, एक दो बार गोलियां भी इधर उधर चली। हमारे हीरा राम जी को तो आज़ादी के बाद में गोलियां चली और गोलियां लगी, परंतु फिर भी वो उसके काफ़ी बाद में मरे। हीरा राम जी चौधरी जो मेरे गांव के थे, उनका वो बड़े दबंग आदमी थे सब। कहते हैं कि शंकुवास ठाकुर ठिकाना भी बहुत बड़ा था पुराने ज़माने में। तो कहते हैं कि शंकुवास का ठाकुर जोधपुर दरबार का होम मिनिस्टर होता था, गृह मंत्री शंकुवास का ठाकुर होता था। तो शंकुवास का ठिकाना भी काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ पे उन्होंने एक कोई पंचायती के लिए मीटिंग बुलाई, 4 चौधरियों को बुलाया कि इलाके के 4 प्रमुख चौधरियों को, जाटों को बुलाया जाए। तो उसमें हीरा राम जी कहते हैं साइकिल लेकर के वहाँ गए थे। तो उस समय हीरा राम जी के पास साइकिल थी, जागीरदारी के ज़माने में भी। तो वो जो बहुत ज़्यादा आगे के आदमी थे। तो हीरा राम जी कहते हैं कि वहाँ गए तो शंकुवास ठाकुर साहब के जो आसन लगा हुआ था, कुर्सी थी, उसके बराबर एक बहुत बड़ी कुर्सी और थी। उस पर जाकर के हीरा राम जी बैठ गए। तो शंकुवास ठाकुर को बड़ा यूँ लगा कि ये क्या बात है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, या आदमी कैसे बैठ गए यहाँ आकर के। तो उसने पूछा आप? क्या मैं हीरा राम चौधरी बाकरोत। अरे हीरा राम जी चौधरी, आप यहाँ कुर्सी पर कैसे बैठे? तो बोले मुझे बुलाया था आपने, आपने निमंत्रण दिया था हम लोगों को, तो आपको तो पंचायती करने के लिए बुलाया था, ये कुर्सी मोड़ी ठाकुर साहब के लिए है। बोले पंचायती कैसे होगी फिर, अगर हम लोग वहाँ नीचे बैठे थे 2-3 चौधरी। हीरा राम जी ने कहा हम लोग वहाँ बैठेंगे तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप आदेश करोगे, वो पंचायती कैसे होगी? ये तो आदेश, जो आप आदेश करोगे उनकी हाँ भरवाने के लिए बुलाया क्या हमें? पंचायती होगी तो बराबर बैठ के होगी। आप इतने ऊपर बैठे हो, ये नीचे 4 आदमियों को बिठा दिया कह रहे हैं पंचायती कर रहे हैं, वो तो वहाँ से आदेश होंगे और यहाँ मानने होंगे। मतलब एक ये भी एक मानसिकता होती है कि इस प्रकार अगर आप ऊपर बैठोगे, ये इतने नीचे बैठेंगे तो ये समान विचारधारा से विचार विमर्श नहीं हो पाएगा ये। तो हीरा राम जी इस बात को जानते थे अच्छी तरह से। तो ये मानसिक रूप से दबाव होगा नीचे बैठने वालों पर, ये पंचायती नहीं हो रही है। तो हीरा राम जी ने सीधा इतने बड़े ठाकुर को सीधा सीधा कह दिया। तो कहते हैं कि शंकुवास ठाकुर को खुद को नीचे आके बैठना पड़ा हीरा राम जी के सामने, क्योंकि ठाकुर को भी पता था कि हम ये तो डर बनाए रखने के लिए इस प्रकार का ये प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, ताकि लोग इस प्रकार रहे, अलग थलग पड़े रहे। तो इस प्रकार का मामला था। और भी कुछ बातें करेंगे बाद में, देखो कुछ मैं देखता हूँ लंबा हो गया सेशन। दोनों समझ में आ रही, मतलब मारवाड़ी थोड़ी आकर्षक होती है। जो मैं मारवाड़ी बोलता हूँ तो मतलब बिल्कुल बहुत गहराई से बोलता हूँ, फिर ठीक जैसी सुनी है वैसी कह देता हूँ, तो लोगों को बड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। पर मज़ा इसलिए ख़राब करना पड़ रहा है कि उन लोगों को भी पता चले कि जो नहीं समझ पा रहे हैं। ईश्वर जी सारण को ज़बरदस्त लगा आज का लाइव गुरु जी। मुकेश जी भाकल JNU से, जोधपुर से। मुकेश तो हाँ भाकरोत का ही है, तो JNU में पढ़ता है इसलिए लिखा हुआ है। आज बलदेव राम जी की बातें बहुत अच्छी लगी। चलो, रेवंत राम शिला, महिला को बराबर का दिलाने व बाबा साहब का अहम योगदान। बाबा साहब तो उन्होंने संविधान बनाया था, तो संविधान बनाने में जो आदमी थे तो वो तो बाबा साहब का तो रोल है ही, पूरा संविधान उन्हीं का रोल है। हालांकि बाद में देखो किसानों को जमीन दिलाने में बलदेव राम जी का बहुत बड़ा आज एक एक जाति के पास जमीन है। जमीन कहाँ थी? जमीन का अगर देखो आप अचरज करोगे, जमीन पहले सिर्फ राजपूतों के पास थी। आज़ादी से पहले सिर्फ राजपूतों के पास जमीन थी मारवाड़ में। मैं मारवाड़ तक की बात करूं, आगे क्यों जाऊं, आगे नहीं जाऊंगा। तो मारवाड़ में केवल राजपूतों के नाम थी, बाकी जातियों के नाम जमीन इंच पर भी नहीं थी। हम लोग क्या थे, इनके कर्षक थे। तो कर्षक थे तो हम उस गांव में रह जाते थे और उनके खेतों को बोते थे, उसमें से आधा अनाज वो ले जाता, आधा हमारे रह जाता और हमारा पेट भर जाता।
तो जमीन हमारी नहीं थी। और कहते हैं कि गांव में कोई जाट या दूसरी जाति का आदमी मकान बनाने की बात करता है, थोड़ी से पक्का पत्थर ला करके मिट्टी से थोड़ा पत्थर खड़े करता, तो कणवारिया वगैरह पूछते कि इनके पेड़ा है गए नीचे, इसके टाई पहिए हैं क्या नीचे, कैसा पेड़ा तो कोने, तो यहाँ तुम्हारा कोई पक्का पट्टा है क्या, तू यहाँ मकान बना रहा है, यहाँ रहने कौन देगा, कल जागीरदार निकाल देगा तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उनकी कृपा पर ही उस गांव में रहते थे। जागीरदार की इच्छा के बिना गांव में एक दिन भी कोई आदमी रह नहीं सकता था, क्योंकि सारा गांव उसके पट्टे में था, सारा गांव उसकी जागीर था, उसकी जमीन थी पूरी, वो मालिक था, भूस्वामी था उस जमीन का। बाकी गांव के लोगों के पास 1 इंच भी जमीन थी। हाँ, राजपूतों के पास जमीन थी, पूरे मारवाड़ में प्रत्येक राजपूत के पास जमीन थी, चाहे 2 बीघा हो और 5 बीघा हो और 50 बीघा हो। राजपूतों के लिए दरबार की तरफ से छूट थी कि राजपूत अपने भरण पोषण के लिए खेती करें खेतों में, और उनसे कोई एक दाना भी नहीं लेगा, खेती करें और खाएं। तो राजपूतों के लिए अलग जमीन थी, परंतु बाकी किसी जाति के लोगों को अलग जमीन नहीं थी। हाँ, जागीरदार 90% से ज़्यादा राजपूत थे, 90 से क्या थे, 95% से ज़्यादा राजपूत थे, और बाकी के जो 5% थे उसमें चारण थे, काफ़ी राजपुरोहित थे, ब्राह्मण थे। ये 3 जातियाँ और जागीरदार थी। ब्राह्मणों को भी छोटे मोटे गांव दिए जाते थे, चारणों को काफ़ी जागीरें थी, राजपुरोहितों के पास भी कुछ जागीरें थी और कुछ गांव थे। जाटों के पास मेरी दृष्टि में, बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हो, आप पता होगा, सिर्फ 2 ही जागीरें थी, कुचेरा के मिर्दा और भाखरोद के मिर्दा। कुचेरा के मिर्दा के पास मिर्जास गांव था और भाखरोद वालों के पास डूडीबास गांव। ये भू मालिक थे। जाट केवल 2 ही जाट थे जो इनके पास जमीन थी खुद की, बाकी किसी जाट के पास जमीन नहीं थी। और कोई मिर्दा हो जाटों में कहीं हो तो मैंने सुना नहीं, बाड़मेर में या नागौर में, कहीं पूरे मारवाड़ में नहीं सुना। ये 2 ही जाटों के घर है, जो वो तो राड़ गोत्र के जाट थे और भाखरोद वाले भाकल हैं। ये इनकी गोत्र अलग है, मिर्दा कोई गोत्र नहीं है। ये इन लोगों के पास जागीर थी जमीन। भाखरोद में जागीरदार के अलावा दूसरे मिर्दा के पास भी एक ज़मीन थी, उसका नाम, उसको क्या कहते थे, भोम। जैसे राजपूतों को ज़मीन मिलती थी ना, वैसे मिर्दा को भी ज़मीन मिली हुई थी थोड़ी बहुत यहाँ पे, छुट भाइयों के हिसाब से। छोटे भाइयों को, राजपूत छोटे भाई कहलाते थे ठाकुर के, तो छुट भाई थे इसलिए ज़मीन देते। तो मिर्दा को भी थोड़ी बहुत भोम यहाँ भाखरोद वालों को मिली, कुचेरा वालों को हो ठीक नहीं थी, पता नहीं मुझे। इनको साडोगढ़ में कोई ज़मीन मिली हुई थी। और भाखरोद की जो ज़मीन थी उसमें मिर्दा से भाखरोद का जागीरदार आधा दान नहीं लेता था, सिर्फ बाकी जाटों से, सभी से, भाकल थे दूसरे जाट, उनसे भी आधा लेता था, खाती कुमार सभी जातियों से आधा ले जाता था। राजपूत तो अपनी अलग ज़मीन थी, उनसे तो कोई ले ही नहीं सकता। और मिर्दा से 1/3 लिया जाता था। मिर्दा के लिए ये छूट थी। मिर्दा गोत्र जो जाट थे जिनको दरबार की तरफ से मिर्दा की पदवी थी, उनको छूट थी। तो ये ज़मीन का मामला ऐसा था कि मारवाड़ की सारी ज़मीन राजपूतों के नाम थी। फिर वो ज़मीन हुई राजस्थान सरकार के नाम। फिर किसानों को ज़मीन दिलवाई गई। ये बलदेव राम जी मिर्दा के जाने के बाद में कुंभाराम जी आ रही है, और बलदेव राम जी भी किसान सभा का जो विलय किया गया था, किसान सभा थी, राजस्थान किसान सभा बन गई। तो जो मारवाड़ किसान सभा थी वो बाद में राजस्थान किसान सभा बनी, और उस किसान सभा का विलय कांग्रेस में किया। तो नेहरू जी से इस बात का समझौता हुआ कि ये ज़मीन जो है किसानों को दी जाएगी, जो किसान ज़मीन बोता है वो ज़मीन उसको मिलेगी। तो हमें ज़मीन दिलाना, शिक्षा दिलाना, सारा सब कुछ जितना करना था वो संघर्ष। बलदेव राम जी संघर्ष नहीं करते थे, क्या फर्क पड़ता। उनका बेटा लंदन में पढ़ रहा था, रामनिवास जी बैरिस्टर होकर के आए थे लंदन से पढ़ के, तो उनको कोई कमी नहीं। वो नहीं चाहते कि क्यों जागीरदारों से लड़े। जगह जगह बंदूकें लिए लोग आते थे, उनको मारने की बातें होती थी, परंतु उनके दिल में दर्द था हमारे प्रति कि इन लोगों को मैं अधिकार दिला दूं, इनको ज़मीन दिलाऊं, इनको शिक्षा दिलाऊं। ये पीड़ा थी उनके। आज के नेताओं की तरह नहीं थे बलदेव राम जी, ऐसा मत समझना आप। आज के नेता जो इधर उधर होटलों में बिकते फिर रहे हैं या खरीदते फिर रहे हैं, ऐसे नहीं थे। उनके वास्तव में दर्द था,
उन्होंने एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना दर्द लिया था, इतना संघर्ष किया था, उनसे संघर्ष करना पड़ता था। जहान हथेली में रख करके वो जिंदा रहे थे। डाबड़ा कांड सुना होगा आपने, कितने किसानों को मार दिया गया वहां पर। तो इस प्रकार ये कंडीशन थी। लाख रुपए की जाटनी खेत कमाने जाए, 1 रुपये की मेला बेटी खावे, ऐसी ऐसी बातें कर समझा। हाँ, बलदेव राम जी कहते थे कि लाखिणी है जाटनी, जगी तो खेता में दुख पावे, भूखा मरे, और मेला बेटी खावे, रोटियां बा खावे, कमावे आ खावे बा। तो इस प्रकार समझाते थे लोगों को। वो भाई अनिल कुमार जी बिश्नोई कहते, वो कौन से नेता थे जिन्होंने एक कलेक्टर को फोन करके हाईवे को बंद करवा दिया क्योंकि उस रोड पर मारवाड़ राजस्थान के कुछ लोग गायों को लेकर जा रहे थे। भाई ये मुझे तो पूरा तो पक्का नहीं, नाथूराम जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। कोई कलेक्टर डरपोक था तो उसने हाईवे को ही बंद कर दिया। ईश्वर राम जी सारण कहते हैं, बलदेव राम जी की बातें मेरे दादाजी भी सुनाया करते थे। तो इनके दादाजी तो माने हुए सरपंच थे उस इलाके के, और काफ़ी समझदार आदमी थे, ज़्यादा जानकारियाँ थे उनके पास काफ़ी, यहाँ इस इलाके के समझदार लोगों में थे। अमरा राम जी सरपंच। हाँ, कैलाश जी ताड़ा खाते गांव, आपकी बात अच्छी लगी। कैलाश ताड़ा तहसील खाते गांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश। अब जो देवास मध्य प्रदेश से जो सुन रहे हैं उनको मारवाड़ी में दिक्कत आ जाती है। ये लोग ताड़ा है, गए हुए यहाँ से हो सकते हैं, परंतु अब इनको मारवाड़ी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा वहाँ पर दूसरे लोगों के साथ दूसरी भाषा सीखनी पड़ती है वहाँ। अनिल कुमार बिश्नोई थे कौन, हो सा हिंदू हो या कोई और? नहीं भाई, हम तो नहीं है हिंदू वगैरह कुछ भी, हम तो आदमी है केवल। हाँ, जाट कह सकते हो हमें आप। हिंदू तो ये मुसलमानों के द्वारा दी गई गाली है, हम कैसे एक्सेप्ट करें इसको? ये तो गाली दी गई हमें कि ये हिंदू है, मतलब जाहिल लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। बीर बलराम साहब, आपकी सोच को सलाम। ठीक साहब। भाई महेंद्र सिंह जी बालिया बलायरा, मेरे दादाजी बातें कह रहे हैं कि बलदेव राम जी बाड़मेर के तिलवाड़ा पशु मेले में मीटिंग लेते थे, तब लोग रात को मीटिंग में जाते थे और दिन में जागीरदारों से डर के कारण नहीं जा पाते थे। रात के अंधेरे में पहचान, वहाँ तो लाइटें तो होती नहीं थी, रात के अंधेरे में पता नहीं चलता कौन गया और कौन नहीं गया। ज़्यादातर मीटिंगें ऐसी रात में लेते थे बलदेव राम जी। तिलवाड़ा पशु मेला पहले भर गया था, हालांकि 2004 सम्मत 2004 में नागौर का पशु मेला भी शुरू। तिलवाड़ा और परबतसर का पशु मेला सबसे पुराने पशु मेले मारवाड़ के या राजस्थान के समझ लो आप। भाई बाल किशन जी जा जरा जेल से, आप जैसे कम ही मिलेंगे जो इतनी ज्ञान की बातें बताने के लिए। अब मिलने के आपसे सीधी बात हो रही है, मिलने की सुविधा हो गई तो बातें कर रहे हैं अपने क्या। बाकी ऐसी बातें और भी बहुत लोग कहेंगे आपको, आप कहीं सुनोगे। हाँ भाई, शंकर लाल जी रोम रोड गुलर हमारे पास है, वहाँ बलदेव राम जी आए थे और ठाकुर के बराबर बैठे। हाँ गुलर में, हाँ ठाकुर के बराबर वो तो बैठ सकते, वो तो दरबार की तरफ से DIG थे, पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, तो ठाकुर को डर लगता था ना बलदेव राम जी से। तो गांव वाले डरते थे कि ये बहुत ज़्यादा खड़े हो गए, खेंकारे कर रहे हैं, अमल लिए हुए हैं, कहीं मार नहीं दे किसी को। अब ये कमेंट पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सर कहते हैं, अरे डाकुओं के बारे में अभी बताओ सर, अभी 500 लोग सुन रहे हैं। आज सुन तो रहे हैं, पर मैं डाकू तो क्या, वो तो बाहर निकले हुए लोग थे जी। लूटा भी था, जैसे मेरे पड़ोस में गांव लूटा था, मेढ़ास गांव, छोटा गांव था, और मेढ़ास और इधर ये कालियास, ये कुछ गांव है, काली ज़मीन थी और बहुत अधिक पैदावार होती थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाले गांव माने जाते थे। सबसे ज़्यादा गहने वहाँ की औरतों के पास होते थे, और उस ज़माने में सबसे ज़्यादा पक्के मकान ही होते थे। वैसे हमारा गांव भी उनमें शामिल है। मेरा गांव थोड़ा बड़ा था मेढ़ास की वजह से बजाय, बाकी मेरे गांव में भी काली ज़मीन थी, गेहूँ की पैदावार होती थी, इसलिए हमारे गाँव में भी जैसे अगर थली में इधर मरुस्थल में देखेंगे तो जाटों के पास तो पक्के मकान। अभी मैं जब स्कूल में नौकरी करने लगा तो एक स्कूल का बिल्डिंग ही थी, बाकी सारे झोंपड़े थे गाँव में, करीब करीब ढाणियों में। तो पर हमारे गांव में तो आज से 150 साल पहले भी 2-2 मंजिल तक के मकान थे,
तो कालियास के पास मेड़ास गांव, उसमें गांव में गेहूं बहुत जाता था, ज़मीन बहुत उपजाऊ थी और गेहूं होता था, छोटा गांव था। तो चिमनिया नाम का डाकू आया था, इसी कहानी कहते हैं। तो चिमनिया और उसके साथी आ गए, वो तो एक तलवार या नकली बंदूक भी दिखाते थे, गांव वाले तो डर जाते थे। अब कौन उसको पकड़े और कौन उनको कब्जे करे, कई जगह लोग इनकी बंदूकें भी कोस लेते थे। हिम्मतवर लोग और क्या करें, वैसे ही मरना ही है तो और क्या करें। तो चिमनिया गांव ने कहते हैं उस मेड़ास गांव को लूटा था, और कहते हैं तेल में गांव के बीच में भट्टी लगाई और तेल डाला कड़ाव में और गर्म किया उसको। तेल उपान पर आ गया तलने के बिंदु पर, जब तला जा सकता है कुछ, तो फिर लोगों को बुलाया कि भाई धन जो भी है वो लाके। तो कहते हैं कि लोग जो है अपना गहना जो भी है वो ला करके वहाँ दे दिया कुछ, और कुछ घरों में घर घर गए वो लोग, तो घरों में स्त्रियों ने सारे गहने खोल के दे दिए उनको। बहुत ज़्यादा गहना लूटा गया उस गांव में, और पूरे गांव को ऐसे छोटे गांव को इस प्रकार लूट सकते, बाकी तो वो एक एक ढाणी और एक एक घर को लूटते थे कि ये गांव संपन्न घर है उसको लूटना है। बाकी पूरे गांव को तो मेड़ास को लूटा था। और कहते हैं कि वो कड़ाव में तेल का छींटा उछालते किसानों की तरफ, तो फपोले पड़ जाते, तो डर के मारे घर से ला करके वो गहना उनको दे देते। एक गांव में, उस पूरे गांव में एक घर में कहीं धन रह भी गया, ये भी कहानी कहते हैं। वो क्या है कि वो थैली भरी हुई कहीं भूल गए किसी के घर में, उनको भी ध्यान नहीं रहता था कितना इकट्ठा किया और कितना नहीं किया। इस प्रकार की ये कहानियाँ, अब ज़्यादा तो मुझे क्या याद आएगी अभी, किसानों मार करने वाले मसीहा मिर्दा साहब थे। हाँ, मिर्दा साहब तो थे साहब, उन्होंने अपना हमारे लिए किया था। वास्तव में उनको कोई राजनीति नहीं करना, उनको एमएलए बनना नहीं था, हमारे वोट नहीं चाहिए थे। वो हमारे सामने आज के राजनेताओं की तरह भीख मांगने नहीं आते थे, इसीलिए तो वो मृत्युभोज के खिलाफ खुलकर बोलते थे। हाँ, गीत तो वो है बलदेवा राजकुमार बोमली जाटानी, बलदेव जी चौधरी भारतीय हैं, नागपुरी संतरे के लट बजाने वाले बेचारे के। हाँ, वो हिंदू वाला जवाब उनका दे रहे हैं विष्णु जी का। 500 से ऊपर लोग देख रहे हैं, आप तो 600 से भी ऊपर चल रहे हैं। अपना रास्ता देखो, पतली गली निकल जाओ नागपुरी संतरों। और यार बहुत नाराज हो रहे हैं ना विष्णु जी पर, बलदेव जी। ये नागपुर वाली बीमारी हमारे बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे यहाँ नेटवर्क समस्या क्या है, बीच में फ़ोन आ रहे थे शायद, अब नहीं है। नेटवर्क समस्या होती तो इतने लोग नहीं जुड़ते, थोड़ी बहुत हो सकती है। हाँ, खालसा क्या था ये पूछा जा रहा है। खालसा उस गांव को कहते थे जिसमें जागीरदार नहीं होता था और उसका रेवेन्यू दरबार के पास जाता था सीधा जमीन का। कहानियाँ हैं, जैसे एक गांव खालसा है तो लोग क्या करते थे, खालसा गांव के में जो अपनी पैदावार होती थी उसको रात को गाड़ियों में भर के चोरी करते थे किसान, गाड़ियों में भर के। और नहीं खालसा गांव में क्या करते थे, खालसा गांव में फ्री था खालसा गांव तो वहाँ तो पैसे देने पड़ते थे। जागीरदार के गांव का जो था वो खालसा गांव में रख देते थे। जागीरदार के गांव में पैदावार होती थी, जागीरदार यहाँ रहता नहीं, रखवाली रात को चोरी छिपे। हालांकि जागीरदार भी छापे लगाते थे अनाज पर, खलियान होते थे तो रोज शाम को जागीरदार के आदमी खलियानों में जाते और वहाँ पर काली राख होती थी, राख से छापा लगाते थे ताकि उस खलियान में जो अनाज पड़ा है उसको छेड़ेंगे तो छापा बिखर जाएगा। तो किसान पूरी रात अपने छापे को रुकालता था कि छापा कोई दूसरा बिकार देगा तो दर्द हो जाएगा भारी, इसलिए वो एक तरह से उसमें छाप लगाते थे पूरे अनाज के और छाप कर जाते थे रोज शाम को। फिर परंतु कुछ जगहों पर जागीरदार ढीले थे, या जागीरदार ब्राह्मण थे या चारण थे, वो थोड़े ढीले थे। जहाँ भी ब्राह्मण चारण जागीरदार थे या जागीरदार किसी दूसरे गांव में रहता था और वहाँ नहीं रहता था, तो वहाँ के किसान क्या करते, रात को अनाज, छापा तो लगता नहीं, छापा नहीं लगता तो वो धान ले जा अनाज ले जा करके गाड़ी में, और दूसरे खालसा गांव में ज़मीन खेत रखते थे अपने। उस खालसा गांव के खेत की ज़मीन का अनाज आधा नहीं लेना पड़ता था, उसके रुपये देने पड़ते थे। ज़मीन कितने बीघा है उसके रुपये दरबार को देने पड़ते थे, उसको कहते थे इजारा, उसकी वसूली होती थी। तो उस गांव में ला करके वो डाल देते थे
और जागीरदार को बताते हैं अब के तो सर अब के तो साहब बाप जी अंदाता अनाज कम हुआ है खेतों में, ये इतना ही हुआ है, उसमें से आधा जागीरदार को देते थे। इस प्रकार की बदमाशियाँ भी कुछ जगह होती थी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर भूरा राम जी चौधरी थे सिणोद के, वो भी एक तरह से बड़े बहुत दबंग आदमी थे बलदेव राम जी। उन्होंने वो खालसा गाँवों में रेवेन्यू वसूली का काम करते थे, और कई ऐसे खालसा गांव थे इधर रेगिस्तान में जहाँ सरकार दरबार के समझ आती कि रेवेन्यू वसूल करे तो कौन करे। हाँ, कृष्णाराम जी धोलिया, कृष्णाराम जी सरपंच थे ना, ये भी माने हुए सरपंच थे भाई, अमरा राम जी और कृष्णाराम जी सरपंच ये तो जोड़ी थी इनकी। पूरे मुंडवा पंचायत समिति, उस समय की मुंडवा पंचायत समिति थी, उसमें बहुत ही अलग तरह के सरपंच माने जाते थे और बहुत समझदार थे। कृष्णाराम जी से और अमरा राम जी से मेरी कई बार बातचीत होती रहती थी, और कृष्णाराम जी से तो बहुत अच्छे संबंध थे मेरे। क्यूसर में ये लोग मिल जाते थे, डारू में और नागड़ी में भी। अमरा राम जी तो अभी तक नागड़ी में जिंदा थे, तब तक मैं नागड़ी में नौकरी करता था। तो मतलब मुझे सिणोद के लोग बताते हैं कि भूरा राम जी रेवेन्यू वसूली करने जागीरदारी सिस्टम को जानते थे बहुत ज़्यादा, और वो सारा कैसे डेकोरम करना है, कैसे प्रोटोकॉल रखना अपना। कहते हैं भूरा राम जी जब घोड़ी लेकर के चलते थे तो आगे 2-4 आदमी पैदल दौड़ते थे ताकि आगे लोग डर जाए। तो इस प्रकार का डेकोरम करके उस गांव में, जिन गांवों में वसूली नहीं हो रही थी, उन गांवों से वसूली करके ले आए। वो 2-4 एक आदमी को, कमजोर को ला के बिठा दिया, बोला बेटा रे खेत तेरे बाप के है क्या, और साथ में सिणों से कुछ आदमियों को साथ ले गए कि जरूरत पड़े तो मार दो। एक आध जगह एक आदमी को मार भी दिया, लोगों ने मर गए इनके हाथों से मारपीट में। फिर उन पर मुकदमा हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो सामने हो गया, बोले दरबार को मैं कुछ नहीं मानता, तो यूं करके दरबार के वहाँ मुकदमे में भी उनको छूट हो गई। तो इस प्रकार ये खालसा गाँवों का ये सिस्टम था। सिणोद भी खालसा गाँव था। हाँ, डाकिया को मिर्दा बोला जाता है, इन्होंने जवाब दे दिया भाई पोखरमल जी ने। डाकिया, मिर्दा नाम जो है डाकिया का पर्यायवाची है, डाक का काम ये मिर्दा लोग करते थे। इसके अलावा इनको जागीर भी दे रखी थी, और अपने गांव के जागीरदार से इनको छूट मिलती थी कई चीजों की। मोहन सिंह जी कुलरिया कहते हैं बलदेव राम जी पर मुझे गर्व है। सुखराम जी डोडवाड़िया, मुझे आज पहली बार आपके विचार सुनने का मौका मिला है। हाँ, ज़्यादा लोग जुड़ गए इसलिए आज ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। भंवर सिंह जी राम राम साहब भाई साहब, आपका लाइव देखकर बहुत अच्छा लगता है। राजेंद्र जी सिया को, हाँ ये तो रेगुलर सुनने वालों में है। सुखाराम जी, कुछ दिनों से मैं सुना नहीं रहा था लाइव, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, पता नहीं आज चल गया लग रहा है। बोमली जाटा री आवाज, ये गाना तो बाद में जुड़ा और ये गाना गाया जाता था। गाना तो उसी पे जुड़ा कि बलदेव राम को राजकुमार डिक्लेयर, जैसे अवतारी भी कहते थे, लोगों ने कहा बलदेव राम तो राजा है, वैसे तो वो जागीरदार थे। जैसे हमारे इनको मुआवजा मिला उन गाँवों का। हमारे जो गाँव के जो पूसाराम जी थे उनको डूडीवास गांव का मुआवजा मिला था, चांदी के सिक्के मिले थे सरकार की तरफ से। जब इंदिरा गांधी ने प्रीव्यू पर ख़त्म किया तो मुआवजा दिया था इनको। और हमारे गांव में ही है वो जो उनके साथ थे हमारे श्री कृष्ण जी सेन है, वो मुझे बता रहे थे कि मैं उस मंगनीराम जी के साथ था, मंगनीराम जी को मेजर साहब को मुआवजा मिला और मैं जोधपुर पहुंचा के आया था, वो पे थी भरी हुई रुपयों से, जोधपुर नागौर कलेक्ट्रेट से मिला था मुआवजा। तो इनको ज़मीन का मुआवजा भी मिला था। तो भोमली जाटा रे तो जमीन जाटों को मिली और बलदेव को राजकुमार। भोमली का मतलब है भूमि, भूमि जाटा। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई लव एपेस की कहानी, ऐसा कोई लव का मामूली कहानी नहीं, जैसे हीर रांझा श्री फराद, ऐसा कोई भोमली और बलदेव कोई दो करेक्टर नहीं है किसी कहानी के, किसी पर्सन से नहीं है। ये गाना इसी बात पे था कि बलदेव राम ने जमीन जो है जाटों को दिलवाने में बहुत मेहनत की। बुजुर्गों से आप और पूछोगे तो बहुत बातें मिलेगी आपको, मैं तो सुन नहीं पाता हूँ तो पूछूं क्या किसी से, मेरी तो ये दिक्कत है। आप तो बातचीत कर सकते हो किसी से भी। राजेंद्र जी, युवा
आजकल के युवा जाट पता नहीं किस गलतफहमी में शिकार हैं, जो बोलते रहते हैं कि मिर्दा ने हमको बर्बाद कर दिया। देखो बलदेव राम जी मिर्दा को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो बिल्कुल कोई वोट नहीं, उनको आपने चुनाव हराया है। बलदेव राम जी पहला चुनाव हारे हैं, सन 52 का चुनाव लड़ा था बलदेव राम जी मिर्दा ने। मेड़ता पूर्व और मेड़ता पश्चिम 2 सीटें थी, मेड़ता पूर्व से लड़ा था शायद बलदेव राम में दे वो। आप अब तो सारा नेट पर उपलब्ध है, आप चुनाव के आंकड़े देखोगे तो पता चल जाएगा। तो उसमें बलदेव राम मिर्दा हार गए थे और कोई ठाकुर जीते थे, और 2 जाट जीते थे पूरे राजस्थान में शायद, परशुराम मदेरणा और नाथूराम मिर्दा। ओशिया से परशुराम मदेरणा थे, और हाँ पश्चिम से आ रहे थे बलदेव राम जी। मेड़ता पूर्व जो बाद में डेगाना सीट बनी, वहां से नाथूराम जी जीते थे। डेगाना उस समय नहीं थी, वो मेड़ता पूर्व सीट थी, डेगाना इलाका उसमें आता था पूरा ही। तो बलदेव राम जी को कोई चुनाव नहीं लड़ना था, सिर्फ दर्द था उनके दिल में हमारे प्रति। ये गांव के बेचारे खाना बदोश टाइप के लोग थे, भटक रहे थे, भूखे प्यासे, आंतड़ियां निकली हुई थी, हालत बहुत खराब थी, दशा देखने जैसी नहीं थी। तो बलदेव राम जी चाहते थे कि समय में बदलाव आ रहा है, और इसके साथ मैं इन लोगों को कितना बदलाव में ले जाऊं, कितना समय के साथ इनको जोड़ दूं, कितना समय समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ चुके हैं। गाँव के लोग और शहरों में भी बहुत अंतर था, तो वो चाहते थे कि गाँव के लोग शहरों की तरफ कैसे पढ़े। हाँ खालसा डायरेक्ट दरबार के अधीन में आ जाता था, हाँ सही है। हाँ तो उसमें जमीन का रेवेन्यू रोकड़ देना पड़ता था, कैश पेमेंट। सुरेश मेघवंशी किसी का जवाब दे रहे हैं, बलदेव जी के अलावा चांदना पड़ा है जलमिया। हाँ मनजीत गोदारा, हमारा गांव जोधपुर में तनावड़ा है, बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा गांव खालसा था। हाँ खालसा था, तो जो गांव खालसा था वहाँ ज़मीनें कम है, वहाँ क्यों ज़्यादा लोग आके बस। खालसा गांव में जागीरदारी जुल्म नहीं थे, इसलिए जागीरदारों से परेशान होकर के कई लोग बस जाते थे, इसलिए ज़मीन कम मिलती थी लोगों को, उस ज़मीन से ही गुजारा करना पड़ता था। और जागीरदार जहाँ बड़े जागीरदार थे, जो जागीरदार जितना ज़्यादा परेशान करता था उतने ही किसानों को ज़मीन ज़्यादा मिल जाती थी, परंतु परेशानियां बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती थी। वो का वही मामला था। तो खालसा गाँव में थोड़ी ज़मीनें कम है, तनावड़ा है, तो वहाँ देखोगे आप लोगों के पास ज़मीनें थोड़ी सीमित रहेगी, क्योंकि लोगों की संख्या खालसा गाँव में ज़्यादा होती थी कि वहाँ परेशानी कम थी। हाँ बिगोड़ी देनी पड़ती थी, जो बिगोड़ी नहीं दे पाता था उसको उस ज़मीन से बेदखल कर देते थे। हाँ सही है, जमीन तो ठाकुर की थी, वो सीधी दरबार की थी। खालसा गांव की जमीन किसी एक आदमी को पट्टा नहीं दे रखा था। राख की चाक लगाते थे, उसको छापा कहते थे। अनाज पर जो ये पूछ रहे हैं जयंत जाट साहब, अनाज जो इकट्ठा होता था उस पर राख की छाप लगे। बाबूलाल जी बाकल बहुत सुंदर बात कही। सुरसुरा बीकानेर हमारा गांव खालसा था। हाँ कई गांव थे खालसा, बीकानेर क्षेत्र का था, फिर ये बीकानेर में आता था। बीकानेर का दरबार अलग था जोधपुर से। हाँ सुगना राम जी हटीला ऐसी बातें सुनाते हैं, कुछ अपने सुनाते हैं। सुगना राम जी हमारे साथ नौकरी कर चुके हैं। हाँ मैं अध्यापक हूँ भाई। सराना साहब भागचंद जी कीर पूछ रहे हैं, स्कूल टीचर। मिर्दा साहब डीडवाना कैसे पहुंच गए थे? मिर्दा साहब तो सब जगह ही जाते थे, पूरे मारवाड़ में घूमते थे वो तो। डीडवाना में मिर्दा साहब की मीटिंग के बाद हुआ क्या वो डाबड़ा कांड का मामला था, तो वहाँ किसान काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे, और पूसाराम जी कोई उनके घर पे हमला किया था जागीरदार के गुंडों ने। भागीर जी साहब किसान चोरी नहीं करते, चाहे भूखा आप सब कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक मुझे कहानियाँ मैंने सुनी है वो मैं बताता हूँ। शंकर लाल जी रोम रोड, श्रीमान हमारा गांव में ठाकुर आज भी नहीं है, चौधरी का गांव है ढाडोता बरबसर,
मैंने सुना है कि हमारे गांव के चौधरी ने घोड़ी पर जाकर पड़ोसी गांव के किसानों को अपना हक दिलवाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी रोचक जानकारी दी। मैं पंजाब आर्मी से सुन रहा हूँ। हाँ, चौधरी का गांव है, पर वो गांव खालसा था। फिर जागीर तो जाट को शायद मेरे हिसाब से सुनी नहीं मैंने कहीं कि जाटों को भी कोई और जागीर थी क्या, कुचेरा और बागरोद के मिर्दा के अलावा। रघुवीर जी राजपूत, राम राम साहब, राम राम, प्रणाम सभी को। इस तरह जन जागरण करते रहो। रोज ही मैं तो काफ़ी बातें कर रहा हूँ। आज तो बलदेव राम जी की पुण्यतिथि थी, तो मैंने कहा इस पर अपन बात कर लेते हैं। हाँ, तपस्वी महापुरुष मिर्दा जी, हाँ उनको तपस्वी भी कहते थे लोग, कुछ लोग संत भी कहते थे, कुछ महापुरुष महात्मा जो भी है। और कोई देख रहा हूँ मैं, जय नारायण व्यास और बलदेव राम जी मिर्दा एक साथ। हाँ, जय नारायण जी व्यास तो स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाते थे। मारवाड़ हितकारिणी सभा और उनके थे वो, एक तरह से बाद में वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। और वो तो जय नारायण व्यास तो पूरी तरह से दरबार के खिलाफ खड़े थे। बलदेव राम जी को दरबार से थोड़ा रखना पड़ता था, दरबार की नौकरी। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब वो उनके साथ हो गए थे। इस्तीफा देने से पहले जय नारायण जी व्यास से उनके संपर्क जरूर थे, परंतु जय नारायण जी व्यास जो है स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता सेनानी थे। बलदेव राम जी को दरबार की नौकरी करते हुए ये सारा काम करता था। उनको पता था कि अगर मैं नौकरी छोड़ के आ जाऊंगा तो फिर जागीरदारों से मुकाबला करना मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए दरबार की तरफ से जागीरदारों से संघर्ष करने में आसानी थी उनके। हाँ, भंवरलाल जी कहते हैं मैं डीडोना में आज भी बलदेव राम जी को पूरे मारवाड़ में याद करते हैं साहब। डीडोना में क्यों, पाली, सिरोही, जालोर, आप बाड़मेर कहीं भी चले जाओ, जैसलमेर, पूरे मारवाड़ में गांव गांव में लोग जानते हैं बलदेव राम जी को, पुराने लोग तो। हाँ, विजय सिंह जी पत्तीकर, कईयों के नाम आ रहे हैं, सभी क्रांतिकारी लोग थे। नहीं, नाथूराम जी मिर्दा और बलदेव राम जी का परिवार एक है। मैं तो इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु ये दादा पोता में नज़दीकी परिवार के थे, ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं था। नाथूराम जी को बलदेव राम जी जिस प्रकार मेरे गांव से एक आदमी को लेके गए थे टांकला में, हर गांव से ले गए थे, उसी प्रकार बलदेव राम जी पढ़ाने के लिए लेके गए थे यहाँ से और पढ़ाया था उनको। बलदेव राम जी ही लेकर गए थे नाथूराम जी को। बच्चा ठीक लगा, पड़ोस का अपने भाई बंदों में ही थे ना, शायद कुचेरा में कई लोगों को लेके गए थे। नाथूराम जी के बारे में यही सुना था हमने कि उनको भी लेके गए थे पकड़ के। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने। चलो, कुछ बातों से बातें निकला है, तो हालांकि बातें चर्चा काफ़ी हो गई है, शायद वापस तो किसी बात को छेड़ना अब ठीक नहीं रहेगा। हाँ भाई, पांचाराम जी भगोड़िया, बिल्कुल अच्छे टॉपिक पर आज बात कही आपने। ऐसे महान पुरुष, ऐसी आत्माओं को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन प्रणाम करते हैं। और आप भी गुरुदेव ऐसी सच्चाई हमारे सामने ले रहे हो आज की नौजवान पीढ़ी के लिए। आपका भी दिल से गहराइयों से सल्यूट, आभार। मतलब दिल इनका भी भरा आ रहा है, मेरे लिए भी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बोल रहे हैं भाई, वेरी गुड। हाँ, करीब करीब दूर दराज से जंगल प्रदेश हाँ, जंगल प्रदेश था बीकानेर में, जाट राजा थे 1988 से पहले। हाँ, देखो जंगल प्रदेश में नेराजी गोदारा थे, वो बहुत पुरानी बातें हैं। उस समय एजुकेशन वगैरह, ये जो मैं अभी आज़ादी के पास की बातें कर रहा हूँ, जब पढ़ाने की बातें कर रहा हूँ, उस समय अनपढ़ भी राजा थे, सारे राजा लोग भी अनपढ़ ही थे। क्योंकि पढ़ने तो नीचे जाटों को पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, हमारे शास्त्रों के हिसाब से नहीं पढ़ सकते थे। तो नेरोजी गोदारा जो थे, उन्होंने कहते हैं बीकानेर की स्थापना राव बीका और नेरोजी गोदारा दोनों ने मिलके की थी, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा है। ऐसी कहानी भी है। ये स्थापना भी लगभग
15वीं शताब्दी में हुई थी। लूणावास कल्ला खालसा, हाँ खालसा गांव काफ़ी थे हमारे पड़ोस में, दोनों तरफ शिनोद और शिलगांव खालसा गांव थे, बनगांव खालसा था, कई गांव खालसा थे। हाँ दाड़मी गांव में डूंगर राम जी चौधरी बलदेव राम जी के सहयोगी थे जो डाकुओं से लड़े और शहीद हुए, उनकी याद में आंसू। हाँ मैं नाम भूल गया भाई, डूंगर राम जी चमेल चौधरी जो थे। डूंगर राम पशु मेला आसोब में भरा जाता है, और मैं तो क्या है पहले पशु बेचने करने आसोब जाते थे, मेले में रहा हूँ, और क्यों खेती करते थे हम भी पहले पशुओं से। बी आर मिर्जा के एहसान हमने नहीं, उन्होंने एहसान नहीं किया है, हम नहीं चुका सकते। एहसान नहीं किया, उनका दिल था, कर दिया उन्होंने, कोई एहसान नहीं है, उनके दिल में थी इसलिए किया, वो उनकी मौज थी। हाँ परंतु शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, कृतज्ञता हमें प्रकट करनी चाहिए कि उन्होंने हमें कुछ, हम आज जो भी हैं उनकी बदौलत है, बस सीधी सी बात है। हम आज जिस स्थिति में है वो सारा का सारा उनकी बदौलत है। शायद हम कई वर्षों तक तो शहर में ही नहीं पहुंच पाते, बिदकते लोगों को देख करके। पप्पू पटेल गुरुजी जानकारी बहुत अच्छी दे रहे हो, भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, आप भी टीचर हो, ठीक है। आज कमेंट ज़्यादा है, शायद सारे कमेंट तो दे ही नहीं पाऊंगा। आज पहली बार आपके लाइव को बलदेव राम जी जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लिखी। राजू राम जी कदा आपकी रोचक जानकारी मैं कभी हर एक लाइव में कहीं कुछ आती रहती है। लंबा लाइव सुने कौन इतना लंबा, क्यों लंबा ज़्यादा खिंच जाता है, शायद डाटा भी खत्म हो जाते हैं कई लोगों के शाम को इस समय। मेरा ये जानकारी के लिए धन्यवाद वाले हैं ज़्यादातर तो, और कोई भी मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी क्वेरी और जो उसको छेड़ना ज़रूरी हो तो लेते हैं। हाँ भाई सुक्काराम जी डोडवाड़े, अम्बी डीडवाणा से, सर कभी पधारो सा डीडवाणा गुरु जी। अरे साहब मैं तो सुनता नहीं हूँ, करूँ क्या बातचीत तो होती नहीं है कहीं भी जाऊँ तो। खैर आपकी बहुत अच्छी बात है, स्वीकार है, और जाता तो हूँ डीडवाणा, कई बार गया हूँ। देखो मिलने का संयोग हुआ तो मिलेंगे। पांचू राम जी भगोरिया, आप बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हो, हम दिल की गहराइयों से आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं। हम आपकी भावनाओं के साथ हमेशा खड़े मिलेंगे गुरुदेव। पांचू राम जी तो बहुत हमेशा खड़े मिलेंगे भाई। मैं कई तरह की बातें करता हूँ, पता नहीं कभी कभी आपकी गाड़ी नहीं फिसल जाए, क्योंकि मैं तो अपने आप से एक तरह चाय जैसी शुरू कर देता हूँ। खैर जो भी है आपके भाव है। भवनलाल जी धाइल भीलड़ी गुजरात से बोल रहे हैं, भीलड़ी। इंग्लिश वाले तो टाल ही दूँ क्यों, उन्हें मुश्किल होती है। हाँ दाड़मी के एक चौधरी को महेंद्र जी वाला, वो डूंगर राम जी चौधरी थे दाड़मी के। रूपा जी चौधरी, अरे सबके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हो, एक एक करके सबकी जीवनी सुनाओ। वैसे तो आजकल फेसबुक मत रामदान जी की, बाबू गुल्लाराम जी की जीवनियाँ आती है काफ़ी। कोटि कोटि प्रणाम, ये तो सब प्रणाम नमस्कार। चलो जो भी है, आप लोगों ने आज बहुत अच्छा सहयोग दिया, और शायद आज तो मेरे हिसाब से 15,000 से ज़्यादा लोग सुन रहे होंगे, व्यू हो गए होंगे। और आप ज़्यादातर लोग इस पर लाइक कमेंट और इसको शेयर करना, ये तो अब आपकी ड्यूटी है। और साथ ही मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने से उसका प्रसारण बढ़ता है, तो इसमें कंजूसी नहीं बरतें आप, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल का नाम ही शिवनारायण नानिया यही नाम है जो मेरी आईडी का है। और आज दिन में भी कई पोस्ट हैं, मैंने लिंक डाले हैं, ये स्टेटस पोस्ट में नीचे लिंक डालता हूँ, तो कुछ तो उस पोस्ट को पढ़ के ही उस पर कमेंट करते हैं। जिनको पता है वो लिंक क्लिक करते ही यूट्यूब पर मेरा संबंधित वीडियो आता है। तो वैसे वीडियो भी आप देखें और उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इस प्रकार ये आपका भी सहयोग होगा। आप देखो आज हम वो सस्ते में मीटिंग हो रही है हमारी बीच में, बलदेव राम जी को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कैसे मीटिंग होती थी, आज हम साथ बैठे हैं। और इसमें भी बलदेव राम जी का योगदान, मैंने कहा ना मैं जिस किसान छात्रावास में रहता था वो उन्हीं की देन थी, और जो व्यवस्थाएं उन्हीं की जगाई हुई जोत थी। नहीं तो
जब मैं पढ़ने गया तब तक उस स्वरूप तक वो नहीं पहुंच पाती। उन्होंने तब पौधा लगाया, तब ये वट वृक्ष बने, इतने बड़े बड़े किसान छात्रावास बने। ठीक है, तो एक बार आप सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम।